गांव धर्मपुर का सूरज जैसे ही खेतों के पीछे झांकता, गुड़िया अपने घर के आंगन में अपनी दैनिक काम करते हुए माँ की खांसी सुनती। छोटी सी झोंपड़ी, पुरानी चारपाई और दीवार पर टंगा अपने स्वर्गवासी पिता का पुराना चित्र, यही उनकी दुनिया थी। माँ, फिर से खांसने लगी आप। वैद्य जी की दवा तो कुछ काम ही नहीं कर रही। अब की बार मैं आपको सीधे शहर में जाकर डॉक्टर साहब को दिखा लाऊंगी। बिटिया, तू कहाँ से लाएगी इतने पैसे? तू तो सुबह से शाम तक मिट्टी की मूर्ति बनाने में ही लगी रहती है। मेरी भी देखभाल करती है। अब और कितना बोझ उठाएगी? माँ, बोझ तो आप हैं ही नहीं, आप तो मेरी जान हैं। बस आप एक बार ठीक हो जाइए, फिर देखना कैसे हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। तभी दरवाजे पर सीमा खड़ी हुई होती है। वो थी गांव के मुखिया रामबिलास की बेटी। चेहरे पर मुस्कुराहट और अपनापन लिए सीमा गुड़िया और गुड़िया के माँ को भीतर देख के वो सीधे भीतर चली जाती है। अरे गुड़िया, आज तुमने सूरज उगने से पहले ही सब काम कर लिया क्या, जो मौसी जी के साथ बैठ के बात कर रहे हो? सीमा, क्या ही बोलूं तुझे। मेरे नसीब में शांति से माँ के साथ बैठ के बात करने का समय कहाँ। मैं तो बस माँ को दवाई देने आई थी। मुझे तुम्हारे जैसे अपने परिवार के साथ सुकून से समय व्यतीत करने का अवसर कहाँ मिलेगा। हम जैसे को तो मेहनत करना होता है या माँ की खांसी सुननी होती है। अरे अरे रुक जाओ गुड़िया, ऐसा क्यों बोल रही है तू? क्या हुआ मौसी को? कल भी नहीं दिखी मंदिर में। मौसी की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? गुड़िया चुप हो गई। कुछ पल बाद उसने सिर झुकाकर कहा, माँ की तबीयत बिगड़ रही है, दवा के पैसे नहीं हैं। बाबा के जाने के बाद माँ ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और अब इनकी बढ़ती उम्र के साथ ये बीमार पड़ने लगी है। सोच रही हूँ खेत के जमीन की कागज गिरवी रख दूं। बाबा के जाने के बाद वो जमीन भी सूनी पड़ी हुई है। अब हमसे तो खेती होगी नहीं। शायद जमीन गिरवी रख के कुछ महीनों की दवाई का जुगाड़ हो जाए। सीमा चौंकी, फिर बिना झिझक के बोली, पागल है क्या? तेरे पास एक ही मूल्यवान संपत्ति है और वो भी तू गिरवी रखेगी? तू मुझे अपनी समस्या के बारे में पहले क्यों नहीं बताती है? सीमा, अब तुझसे किस मुंह से मांगूं? तू तो राजकुमारी है, मैं भिखारिन। हमारे रिश्ते में क्या समानता। देख गुड़िया, तेरी ये बात दिल दुखा देती है। तू मेरी बचपन की सहेली है। तेरी माँ मेरी माँ जैसी है, लेकिन मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। तू तो मुझसे मुफ्त में मदद लेगी नहीं, इसलिए तू मुझे खेत के कागज दे। मैं पिताजी से कहकर किसी सेठ से बात करवाती हूँ। तुझे पैसे भी मिलेंगे और जमीन भी तेरे नाम रहेगी। ब्याज वगैरह की चिंता मत लेना। ठीक है, पर जमीन के कागज तो बहुत कीमती हैं सीमा। कहीं कुछ हो गया तो। मैं बस सोच ही रही थी, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी जमीन के कागजात किसी के पास गिरवी रख दूंगी तो अगर कुछ हो गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तक ये सांस चलेगी तेरे खेत के जमीन को कुछ नहीं होगा और मुझे मेरे पिताजी पर भरोसा है। वो जरूर कुछ करवा देंगे और वो भी तो तुझे अपनी बेटी ही मानती है, तो तू चिंता मत कर। कुछ पल की चुप्पी के बाद गुड़िया ने संदूक से पीले कपड़े में लिपटे खेत के कागज निकाले और सीमा को थमा दिए। इसमें मेरी माँ बाबूजी की सांसें हैं सीमा। इन्हें संभाल कर रखना, वरना सब उजड़ जाएगा। मैं कोई गैर नहीं हूँ गुड़िया। अगर तुझ पे कुछ बीत गई तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। और तुझे पैसे की जरूरत है, इसीलिए तो मैं तुझसे ये ले रही हूँ। ये सब बात करने के थोड़ी देर बाद सीमा अपने घर चली जाती है और गुड़िया की माँ गुड़िया से बोलती है, बेटी गुड़िया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं तब चुप थी क्योंकि मुझे तेरी सहेली सीमा पे बहुत भरोसा है। वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसके पिता कुछ ठीक नहीं है। वे बहुत लालची हैं। अरे माँ, कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसे ही चिंता कर रहे हो। उसकी पिता जैसे भी हो, लेकिन हमारे साथ अच्छे हैं। वे कभी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। मैं
ये सब आपके दवाई के लिए ही कर रही हूँ। आपकी तबीयत आए दिन खराब होती रहती है। हमें पैसे की जरूरत है माँ। कुछ दिन बीत गए। गुड़िया को सीमा ने पैसे भिजवाए। माँ की दवा शुरू हुई। गुड़िया ने सोचा, सच में सीमा तो देवी निकली। वो बचपन से अमीरी में बड़ी हुई है, फिर भी उसने मेरे साथ हमेशा अपनी दोस्ती अच्छे से निभाया है। उसने कभी अमीरी गरीबी में भेदभाव नहीं किया। पर उसी शाम मुखिया रामबिलास गांव की एक दुकान में अपने बैठक में बैठे हुए एक आदमी से कह रहे थे, खेत की जमीन की दस्तावेज मिल गए हैं। अब अगले महीने सारे दस्तावेज मेरे नाम के होंगे और फिर वो जमीन हमारी। पर मुखिया जी, वो तो आपकी बेटी की सहेली है। राजनीति में कोई सगा नहीं होता, और बेटी की भावनाएं वो मेरे कारोबार में आड़े आने नहीं दूंगा मैं। और वैसे भी मैं उसी के लिए तो ये सब कर रहा हूँ। ये सब धन दौलत होगा तो उसी का भविष्य अच्छा होगा। लेकिन मुखिया जी, गुड़िया भी तो आपके बेटी की तरह है। उस बेचारी की तो पिता भी नहीं है, और उसकी जमीन ले लेंगे तो उसकी और उसकी माँ का क्या होगा? उसकी भी तो भविष्य है। अरे, तुम उनकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? जैसे रहे रहने दो। और वैसे भी गुड़िया के साथ मेरे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं तो उनकी जमीन अपने पास रखकर उन्हीं पे एहसान कर रहा हूँ। और हाँ, उनसे जमीन मैं मुफ्त में थोड़ी ले रहा हूँ, जमीन के बदले पैसे दे तो रहा हूँ। लेकिन मुखिया जी, आप तो उनको आधे पैसे ही दोगे, जो कि लोग गिरवी रखने पे देते हैं। ये तो फिर भी नाइंसाफी है। अरे ओ, तू अब ज्यादा बोल रहा है। तुझे यहाँ मैंने ज्ञान देने नहीं बुलाया है। तुझे जो काम दिया है वो कर, और उसके बदले मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दे तो रहा हूँ। और अगर तूने काम नहीं किया तो याद रखना, गांव का मुखिया हूँ मैं। आने वाले दिनों में तुझे कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी, तब मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। मुखिया के धमकी से वो आदमी चुप हो जाता है और मुखिया की बात मान लेता है, क्योंकि गांव के बहुत से आदमियों की तरह ये आदमी भी मुखिया के एहसान तले दबा हुआ था। अगले सुबह गुड़िया मूर्ति बनाने की जगह पर थोड़ी सी चिंता में बैठी हुई थी। गुड़िया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। सीमा के कहे अनुसार उसने अपने खेत के कागज सीमा के हाथ सौंप दिए थे, लेकिन अब कुछ सवाल उसके मन में उठने लगे थे। उसे गांव के लोगों के मुंह से भी अफवाह सुनने मिल रही थी कि मुखिया रामबिलास ने उनकी जमीन अपने कब्जे में कर ली थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दोपहर जब गुड़िया अपने आंगन में अपने बनाई मूर्तियों को संभाल कर रख रही थी, तभी गांव के एक बुजुर्ग मोहन काका उसके पास आए। गुड़िया बेटिया, सुना है तुमने अपने खेत के कागज सीमा के हवाले कर दिए? हाँ काका, सीमा बोली थी कि उसके पिता जमीन को किसी के पास गिरवी रख के मुझे थोड़े पैसे दे देंगे, जिससे मैं अपनी माँ के दवाई का इंतजाम कर सकूं। मैं मूर्ति बनाकर जितनी कमाती हूँ वो सब तो रोज के खर्चे में निकल जाते हैं, और मैं अपनी पिता की वो जमीन बेच भी नहीं सकती, क्योंकि माँ मना करती है। वे बोलती है कि वो जमीन मेरे पिता की आखिरी निशानी है और वो जमीन मेरे भविष्य के लिए जरूरी है। देख बिटिया, गांव में सब कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं। मुखिया रामबिलास की चालाकी किसी से छुपी नहीं। सीमा भी जानती है कि उसके पिता धन दौलत के मामले में कितने लालची है। वो भी अपने पिता की तरफ हो गई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है काका? सीमा तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो मुझसे कभी धोखा नहीं कर सकती। आप उसके बारे में गलत मत बोलो। उसने बचपन से कभी भी मेरे लिए कुछ गलत नहीं किया, और उनके पास भगवान का दिया सब है, तो वे लोग हमारी जमीन क्यों हड़पेंगे? दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं होता बिटिया, पर सावधानी जरूरी है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अपनी जमीन का ध्यान रखना। तुझसे ज्यादा समय इस गांव में व्यतीत किया हूँ। मैं उस रामबिलास को
अच्छे से जानता हूँ। ये सब कह के मोहन काका उधर से चले जाते हैं। लेकिन गुड़िया के मन में कई सवाल, संदेह छोड़ जाते हैं। गुड़िया ने मन ही मन फैसला किया कि सीमा से बात करेगी और वह सब कुछ स्पष्ट करेगी। शाम होने से पहले गुड़िया सीमा के घर गई। और सीमा हंसती हुई दरवाजे पे खड़ी हुई मिलती है। और उसे अपने कमरे में ले जाके बात करने लगती है। गुड़िया, क्या बात है? आज अचानक क्या काम है जो तू आज ऐसे अचानक अपनी सहेली से मिलने आई है? सीमा, कुछ बातें मुझे समझ नहीं आ रही। गांव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी जमीन लेने की फिराक में हैं। क्या ये सच है सीमा? ये सब क्या बोल रही है तू? पागल है क्या? भला मेरे पिताजी तेरे जमीन को क्यों लेंगे? उन्होंने तो जमीन किसी जमींदार के पास गिरवी रखवाई होगी ना? तुझे अचानक क्या हुआ? तू ऐसे शक भरी सवाल क्यों पूछने लगी है? मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पिता हमारे जमीन को हड़पना चाहते हैं। गुड़िया, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मेरे पिताजी के ऊपर तू ऐसे इल्जाम मत लगा। अरे हम लोग तेरे मदद कर रहे थे ना, और तू हम ही पर शक कर रही है। माना कि मेरे पिताजी की सोच अलग है, वे चाहते हैं कि गांव में उनकी पकड़ मजबूत हो, लेकिन पिताजी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। और वैसे भी हमें तेरे जमीन की जरूरत नहीं है, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। देख सीमा, ये गलत इल्जाम लगाने की बात नहीं है। सब गांव वाले यही बोल रहे हैं, और गांव वाले बोलते हैं कि तुम्हारे पिता अपने मुखिया पद का गलत फायदा उठाते हैं। वे बहुत लालची हैं, और मुझे ये सब सुन के बहुत डर लगता है। हमारी वो जमीन हमारी आखिरी उम्मीद है। कृपा करके तुम लोग वो जमीन हमें वापस कर दो। वाह गुड़िया, अब मुझे सब समझ आ रही है। अच्छा खेल खेल रही है तू। पहले जमीन गिरवी रख के पैसे ले लिए, और अब जमीन वापस मांग रही है। तुझे मैंने समझने में भूल कर दी। तू तो लालची निकली रे। गुड़िया सीमा की बात सुन के गुस्से में बोली। मैं लालची नहीं हूँ, लालची तू और तेरे पिता है, जो गांव के कई लोगों के साथ नाइंसाफी किया है। मैं यहाँ तेरे पास इसलिए आई कि मुझे लगा ये सब तेरे पिता अकेले कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे पता चला तू भी उनके साथ जुड़ी हुई है। छी, तू कितनी लालची निकली रे। एक बार भी मेरी बीमार माँ के बारे में नहीं सोची तू। तुझे पता है मैं अपनी माँ की तबीयत को लेकर कितनी परेशान हूँ, पर तेरी दोस्ती ने मुझे कुछ उम्मीद दी थी। अब तो तेरी इस धोखे ने वो उम्मीद भी छीन ली। बहुत हो गया गुड़िया, जब से आई है तब से तू इल्जाम पे इल्जाम ही लगा रही है। मैंने तेरे और मौसी के लिए कभी गलत नहीं सोची है। अब बस हो गया, तू निकल मेरे घर से। तुझ जैसे गरीब और छोटी मानसिकता के लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं रखनी मुझे। हाँ, अब क्यों कुछ रिश्ता रखेगी तू? सब काम हो गया ना दोनों बाप बेटी का। और हाँ, गरीब हूँ, लेकिन तुम लोगों की तरह दिल की नहीं। जमीन चाहिए था तो मांग लेती, ऐसे विश्वासघात करने की जरूरत नहीं थी। दे देती तुझे जमीन और रह लेते हम लोग मेहनत मजदूरी करके। ये सब बोल के गुड़िया गुस्से और दुखी मन से वहां से चली आती है। और सीमा भी गुड़िया से ये सब सुन के दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रात को गुड़िया चारपाई पे बैठी अपनी माँ से दुखी मन से ये सब जमीन के मामले में बात करने लगती है। माँ, लोग धन दौलत के लिए कितने लालची और मतलबी बन जाते हैं। मैंने जिसे बचपन से अपने परिवार का हिस्सा समझा, वही आज हमारे साथ हमारे जमीन के लिए विश्वासघात कर रहे हैं। बेटी, मैं तो सीमा को अपनी बेटी की तरह देखती थी, लेकिन सीमा ने अपने पिता के साथ देके मुझे गलत साबित कर दिया। उसका पिता तो है ही लालची, लेकिन मैंने कभी नहीं सोची थी कि सीमा भी ऐसी निकलेगी। उसने लालच में हम जैसे गरीब की जमीन को भी नहीं छोड़ा। हाँ माँ, लोग बहुत स्वार्थी बनते जा रहे हैं, लेकिन माँ आप चिंता मत करो। मैं उन लोगों को इतने आसानी से अपनी जमीन लेने नहीं दूंगी।
मैं पूरे गांव में ये मुद्दा उठाऊंगी और पंचायत में सबके सामने मुखिया और सीमा को दोषी साबित करूंगी। नहीं बेटी, तू ये सब मत कर। वे लोग पैसे वाले हैं, उनके तरफ बहुत लोग हैं। तू उनसे जीत नहीं पाएगी, उल्टा पूरे गांव में तू शर्मिंदा होगी। हम जैसे हैं वैसे ही जी लेंगे। हम वो जमीन का मोहताज नहीं है। लेकिन माँ, वो पिताजी की निशानी है माँ। मुझे जमीन का लालच नहीं है, लेकिन मैं अपने पिता की निशानी उन लालची लोगों को नहीं दूंगी। मैं कल मोहन काका के साथ जाके पंचायत में ये मुद्दा जरूर उठाऊंगी। नहीं बेटी, मान जा, जिद छोड़ दे। तू लड़की है और गांव में तेरी बात कोई नहीं सुनेगा। नहीं माँ, आप चिंता मत करो। गांव के कई लोग मुखिया से परेशान हैं। वे लोग जरूर मेरी समस्या को समझेंगे और मेरी मदद करेंगे। ये सब बात करने के थोड़ी देर बाद गुड़िया अपने माँ को चारपाई में ही खाना लाके देती है और खुद रसोई में खाना खाकर अपने कमरे में सोने जाती है। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव के लोग जमा हुए। सीमा भी पंचायत में अपने पिता के बगल में खड़ी हुई थी। क्यों भाई मोहन, क्या हुआ? पंचायत बुलाने की मांग क्यों की? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है भाई? मुझ पे क्या मुसीबत आएगी? मुसीबत तो इस बेचारी और इसके माँ पर आई है, वो भी तुम्हारे कारण। अरे ओ मोहन, ये क्या बोल रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ, सच बोलने वाले पागल ही तो है, और हम भी तो पागल है जो आपको मुखिया चुना। आप हमें इंसाफ दिलाएंगे? ये तो दूर की बात है, आप तो खुद ही हमें लूटने चले हैं। अरे ओ गुड़िया, जबान संभाल के बात कर। भूल मत तू कहाँ खड़ी है और किससे बात कर रही है। तू बीच में मत बोल। ये जगह रिश्तेदारी निभाने की नहीं है। यहाँ सच और झूठ का फैसला होता है, और तू होती कौन है यहाँ बोलने वाली? अरे सब चुप हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ। मैं फैसला करूंगा कि क्या सच है क्या झूठ है। और हाँ गुड़िया, बता तू क्यों मुझ पे ये सब इल्जाम लगा रही है? आखिर हुआ क्या? रामविलास का ये सब झूठ मूठ का नाटक देख के गुड़िया गुस्से में बोली। सब जान के अनजान मत बनिए आप। आपने और आपकी बेटी ने मिलके हमारे साथ विश्वासघात किया है। मुसीबत के समय में मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैंने आपको अपनी जमीन गिरवी रखवाने को दी थी, और आपने खुद ही वो जमीन हड़प लिया। आपको हम गरीबों के साथ ऐसा अन्याय करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? गुड़िया की बात सुन के गाँव वालों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। सब हैरान थे, क्योंकि गुड़िया सीधा सबके सामने गांव के मुखिया पर इल्जाम लगाई थी। तभी मुखिया सबको शांत कराकर बोला, अरे ओ गुड़िया, तू जो इल्जाम मुझ पे लगा रही है, इसका कोई सबूत भी है या तू अपने मन से ही कहानी बना के बोल रही है? क्या सबूत है तेरे पास की मैंने तेरी जमीन गिरवी नहीं रखवाई और अपने पास रख ली? गुड़िया ये सुन के थोड़ी देर शांत हो गई, लेकिन तभी मोहन ने मुखिया से कहा, इसके पास तो कोई सबूत नहीं है। लेकिन मुखिया, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो जाए कि तुमने इसके जमीन गिरवी रखवाई और अपने पास नहीं रखा? वाह मोहन, आज बड़ा जुबान चल रहा है तेरा। भूल गया जब तूने अपनी जमीन की बंटवारा अपने भाई के साथ की थी, तब मैंने ही तुझे तेरी हक की जमीन दिलाई थी। अब तू एहसान फरामोश बन गया। और हाँ, रहा सवाल मेरे सबूत की, आज तो जमीन की कागजात मेरे पास नहीं है, क्योंकि जिसके पास गिरवी रखवाई थी उसके पास है। लेकिन मैं कल तक वो कागजात जरूर सबके सामने लाके दिखवाऊंगा, और तब पता चलेगा कि असली लालची कौन है। गांव के लोग मुखिया के बात मान लेते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। कई लोग मुखिया का सच तो जानते हैं, लेकिन उसके दबदबे के आगे सब बेबस थे, और मोहन और गुड़िया भी कोई सबूत नहीं होने के कारण चुप हो जाते हैं, और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आके गुड़िया दुखी मन से अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ।
गांव के कई लोग मुखिया के साथ है और कई तो उनके ताकत के आगे झुके पड़े हैं। ऐसे मायूस मत हो बेटी, मैं तो जानती थी ऐसा ही होगा। आजकल गरीबों की कहाँ कोई सुनता है। दुनिया आजकल बहुत कठोर हो गई है माँ। अब तो सब भगवान के ऊपर ही है। पता नहीं क्या होगा। वो मुखिया तो बोल रहा है कि कोई सबूत दिखाएगा। ऐसा न हो कि वो कोई फर्जी कागजात दिखाए और बाद में हमारे जमीन को चुपचाप अपने नाम कर ले। ऐसा होगा तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर मुखिया ये दिखाए कि जमीन किसी जमींदार के वहां गिरवी है तो डर किस बात का। तब तो पूरा गांव जान लेगा कि जमीन हमने गिरवी रखी है, ना कि बेचा है। और तब मुखिया जमीन कैसे ले पाएगा। नहीं माँ, मुझे मोहन काका ने बोला है कि उनको मुखिया के ही कोई आदमी आके बताया कि मुखिया हमारे जमीन को अपने नाम करना चाह रहा है। वो मुखिया बहुत चालाक है माँ। वो जरूर कुछ करेगा। वो ऐसे ही कोई सबूत जुटाने नहीं जाएगा। जरूर उनके पास कोई षड्यंत्र है। ऐसे ही दोनों माँ बेटी रात को भी अपने दुख भरे जीवन के बारे में बात करके रात बिताते हैं। अगले दिन मुखिया अपने घर पे उसके आदमी से जमीन के कागजात के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें पता तो है ही करना क्या है। बस तुम ये आखिरी काम कर दो और मैं तुमको भी इसके अच्छे पैसे दे दूंगा। मुखिया जी, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला है, वो गुड़िया आपके बेटी की सहेली है और वो बेचारी जैसे तैसे घर चला रही है। आप उसके साथ ऐसा मत करो। सुन रामू, तू अपना दिमाग मत लगा। बहुत दिनों से तेरा बक बक सुन रहा हूं। अब और नहीं, जो कहा है वो जाके कर। और तू क्यों उनका सगा बना हुआ है? अरे मैं इस मौके का कब से राह देख रहा था। अगर अभी मैं उनका जमीन नहीं लूंगा तो कभी नहीं ले पाऊंगा। यही अच्छा अवसर है। तू ये सब मत सोच। आजकल कौन किसका सोचता है। मुखिया के मुंह से ये सुन के रामू को अच्छा नहीं लगता। उसने मुखिया के साथ बहुत से गलत कामों में साथ दिया, लेकिन अब गुड़िया के परिवार के साथ ये सब करने को उसका दिल नहीं मान रहा था। और फिर वो मुखिया के नजर बचाते हुए सीमा से मिलता है। बेटी सीमा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अरे रामू चाचा, आपको अचानक क्या बात करनी है मुझसे? और आप ऐसे हड़बड़ा के क्यों आए हो? और अगर कुछ गांव की बात है तो पिताजी से कहिए, वो मुखिया है, मैं नहीं। अरे नहीं बेटी, गांव की बात नहीं है। मुझे गुड़िया से जुड़ी कुछ बात करनी है। नहीं चाचा, मुझे उसकी विषय में कुछ नहीं सुनना है। उसकी जैसे छोटी सोच की लड़की की बात मेरे सामने मत करो आप। अरे ये क्या बोल रही है बेटी? वो तेरे सबसे अच्छी दोस्त है। और तू पहले सुन तो मैं क्या बोलने वाला हूं। ऐसे गुस्सा क्यों कर रही है? मैं बहुत मुश्किल से तेरे पिता से चुपके तुझसे बात करने आया हूं। एक बार सुन तो ले। ऐसी क्या बात है रामू चाचा जो आप चुपके आए हो और सिर्फ मुझे ही बोलेंगे? बेटी सुन, तू गुड़िया को गलत समझ रही है। वो अपनी जगह सही है। वो कोई तेरे पिता पे झूठा इल्जाम नहीं लगा रही है। वो तो सब सच बोल रही है। अरे चाचा, आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ बोलिए ना, बात को घुमा क्यों रहे हो? सीमा को रामू उसके पिता के पहले का और गुड़िया के साथ किए गए सब करतूत बताने लगता है। और सीमा के ये सुनते हुए आंखें नम होने लगती हैं। और रामू के मुंह से सब सच्चाई सुन के सीमा को बहुत दुख होता है और वो गुड़िया के साथ किए गए बर्ताव को लेके खुद पे ही गुस्सा होने लगती है। रामू चाचा, अभी आप जाओ। मुझे सब समझ आ गया है। मैं ही बेवकूफ थी जो अपने ही पिता के बुरे करतूतों और लालच को देख नहीं पाई। गलतफहमी में मैंने उस बेचारी गुड़िया को कितना कुछ सुना दिया। पिता मोह में मैंने एक बार भी उसकी पक्ष लेके नहीं सोचा। अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने अपनी बेवकूफी की वजह से मेरी सबसे प्यारी सहेली को खो दिया। हाँ बेटी, मैं जल्दी से चलता हूँ, नहीं तो तेरे पिता देख लेंगे। और हाँ, मैं तुम दोनों सहेली के बीच में नहीं आना चाहता, लेकिन मैं तुझे इतना कहता हूँ कि तूने जो बुरे बर्ताव उसके साथ किया है उसकी माफी मांग गुड़िया से और तू उसको इंसाफ दिला दे। ये ले जमीन के कागज और जाके पंचायत में सबको दिखा दे और अपने पिता को गलत साबित कर दे।
ये बोल के रामू सीमा को जमीन के कागज दे के वहां से जल्दी जल्दी निकल जाता है। रामू के वहां से जाने के बाद सीमा वो कागज लेके गुस्से में अपने पिता के पास जाती है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पिताजी। आप तो बहुत लालची इंसान निकले। आपने तो अपने लालच के वजह से मेरी बहन जैसे सहेली के साथ दोस्ती तोड़वा दी। आपके लिए मैंने उसको क्या क्या नहीं सुना दिया। अब मैं कैसे उसके सामने मुंह दिखाऊंगी। अरे तुझे अचानक क्या हुआ बेटी? और ये तू अचानक बहकी बातें क्यों करने लगी है? और तुझे ये कागज कहाँ से मिला? अरे आप कुछ मत बोलिए। आपने बहुत धोखा दे दिया अपनों को। अब तो सुधर जाइए पिताजी। आखिर किस चीज की कमी है हमें जो आप उस बेचारी गुड़िया की जमीन भी हड़पने चले थे? अरे बेटी तू मुझे गलत समझ रही है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। रहने दीजिए पिताजी। अब और कितने झूठ बोलोगे आप? मुझे सब पता है। ये जमीन की कागजात सब बता रही है कि आप कितने सच्चे इंसान हैं। आपने तो ये जमीन दूसरे गांव के जमींदार को गिरवी रखने को दिया था ना, तो ये कागजात आपके नाम पर यहाँ क्या कर रही है? सीमा को सच्चाई का पता देख रामविलास चुप हो जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है। बेटी मैंने तो ये सब तेरे भविष्य के लिए ही किया था। अब तू ही मुझे गलत समझ रही है बेटी। बंद करिए ये नाटक पिताजी। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए ऐसे दूसरों को ठगी करके धन जमीन जुटाने की। जितना है वही काफी है। और आप ये लालच छोड़ दीजिए। आप दूसरों को ठगते हैं, गरीबों को धमकाते हैं, इसीलिए शायद माँ भी आपको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। और अगर आप नहीं सुधरे तो मैं भी आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। फिर रहना आप अकेले इस धन दौलत के साथ। सीमा की दिल दुखाने वाली बातों से और उसकी अपनी माँ को लेके किए हुए बातों से रामविलास बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने बेटी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने अपनी लालच को प्यार का नाम दिया। मैं बहुत लालची हो गया था। लेकिन बेटी तू मुझे छोड़कर मत जा। मैं पंचायत में जाके पूरे गांव के सामने अपनी गलती मानूंगा और गुड़िया की जमीन भी लौटा दूंगा। बस तू मुझे छोड़कर मत जा। मैं अकेले नहीं जी पाऊंगा बेटी। सीमा को अपने पिता के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने पिता को ऐसे दुखी अवस्था में देखकर सीमा मान जाती है और अपने पिता को गलती मानते देख वो गुड़िया के पास अपने पिता के साथ जाके माफी मांगने की सोचती है और उसको उसकी जमीन भी लौटाने की सोचती है। अगले दिन सीमा और उसके पिता गुड़िया के घर जाते हैं और गुड़िया के हाथ में जमीन की असली कागजात थी, जिसमें जमीन गुड़िया और उसकी माँ के नाम पे थी। गुड़िया की माँ और गुड़िया सीमा और उसके पिता को ऐसे अचानक देख के हैरान थे। तभी मुखिया रामविलास दुखी स्वर में बोलता है, बहन जी, बेटी गुड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने लालच के चलते अपनी ही बेटी की सबसे प्यारी सहेली की दिल दुखाया है और साथ ही मैंने अपनी बेटी का भी दिल दुखाया है। लेकिन बेटी गुड़िया, इन सब में मेरी बेटी का कोई दोष नहीं था। वो तो जानती भी नहीं थी। मैं उसके पीठ पीछे वो सब कर रहा था। मैंने अपनी बेटी का भरोसा तोड़ा है। लेकिन अब मेरे वजह से तुम मेरी बेटी को गलत मत समझना। गुड़िया, भले ही आज तू मुझे माफ न करे, लेकिन मैं तुझे हमेशा अपने सबसे प्यारी सहेली ही मानती रहूंगी। फिर भी गुड़िया, तू मुझे हो सके तो माफ कर देना। मैंने भी तुझे बहुत दुख दिया है। तुझे मैंने घर से निकाल दिया था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई गुड़िया, मुझे माफ कर देना। और मैं ये तेरी अमानत तुझे वापस कर रही हूँ, इसे ले लें। ये बोल के सीमा गुड़िया को जमीन के कागजात दे देती है। गुड़िया ये सब देख के बहुत भावुक हो जाती है। उसके दिल से अपनी सहेली को लेके जो नफरत थी वो पल भर में दूर हो गई और फिर गुड़िया भावुक होके बोली, मुझे भी माफ कर देना सीमा। मैंने भी तुझे अनजाने में क्या कुछ नहीं सुनाया। मैंने तुझे गलतफहमी के चलते बहुत कोसा, बहुत नफरत किया तुझसे। मुझे भी माफ कर दे। नहीं गुड़िया, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तेरी जगह मैं होती तो मैं भी वही करती। तू माफी मत मांग। लेकिन गुड़िया, मैं तुझे एक विनती करती हूँ, कृपा करके
तू और मौसी मेरे पिताजी को भी माफ कर दे। उन्हें अपनी गलती का पछतावा है, वे अब किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। बस तू और मौसी जी मेरे पिता के किए इस गलती को गांव वालों के सामने मत आने देना, नहीं तो मेरे पिता शर्म से जी नहीं पाएंगे। नहीं सीमा बेटी, हमें अब कोई खेद नहीं है। हमें हमारी हक की जमीन तूने सौंप दी है और मुखिया जी ने भी अपनी गलती मान ली है। अब हम गरीबों को और क्या सहिए। तू निश्चिंत रह, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप लोग दिल की बहुत अमीर है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। और हाँ, आपको जो पैसे अपनी जमीन के गिरवी रखने के बदले मिले थे वो आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे तरफ से मेरे गलती की हर्जाना समझ लीजिए। और ऐसे ही आखिर में गुड़िया और गुड़िया के माँ से दोनों बाप बेटी को माफी मांगकर बहुत सुकून मिला और गुड़िया और उसकी माँ ने भी खुशी खुशी उनको माफ कर दिया। और फिर मुखिया और सीमा हंसी खुशी उनसे विदा लेके घर की ओर निकल जाते हैं और गुड़िया और उसकी माँ भी अपनी जमीन वापस पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और गुड़िया और सीमा की दोस्ती हमेशा बरकरार रहती है।